गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप? मैं निर्मल स्टडी प्लान से दूसरी क्लास है हमारी ये। और जैसा कि मैंने आपको कल सिलेबस से अवेयर कराया था, आज हम उसके आगे बढ़ते हैं। आपका जो पहला पार्ट है, हिंदी व अन्य भारतीय भाषाएं। ठीक है, तो हम पहला पार्ट लेके आए हैं और इसे हम पढ़ेंगे शॉर्ट तरीके से, धीरे धीरे करके। और उन सारी चीज़ों को हम पढ़ लेंगे एग्ज़ाम के आने तक, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जो हमारे एग्ज़ाम में आने वाले हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। और आपको एक एक चीज़ें मैं बताता जाऊंगा, उसको आप नोट डाउन करते जाइएगा। ओके, ठीक है। जैसे यहाँ है कि हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाएं। ठीक है, तो ये हमारा पहला चैप्टर हो गया। ठीक है, अब हम इसको पहले पढ़ते हैं, भाषा क्या होती है। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। भाषा एक साधन है जिसका प्रयोग मानव अपने विचारों के आदान प्रदान के लिए करता है। ठीक है, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, फोन पे बात करना, कुछ चीज लिख देना, भाषा के विभिन्न रूप होते हैं। लेकिन हम यहाँ एक उदाहरण के रूप लेते हैं। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये हमारे कम्युनिकेशन का जरिया है, भाषा। ठीक है, भाषा एक साधन है जिसका प्रयोग मानव द्वारा एक दूसरे के विचारों के आदान प्रदान के लिए किया जाता है। ठीक है, ये इसका उदाहरण हो गया। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, कोई फोन पे बात कर रहा है, कोई लिख के दे रहा है। जैसे विभिन्न, जैसे आप थोड़ी थोड़ी दूर चलते जाएंगे, जैसे कहा गया ना, कोस कोस पे बदले पानी, तीन कोस पे बानी। ठीक है, तो भाषा विविध रूप है, वो बदलती जाती है, लेकिन कम्युनिकेशन तो है ही। किसी भी भाषा में हम कम्युनिकेट तो करते ही हैं। ठीक है, तो इसकी उत्पत्ति हुई थी भाष धातु से। ठीक है, भाषा की उत्पत्ति हुई थी भाष धातु से। ठीक है, भाष धातु का अर्थ होता है अपने मन के विचारों को व्यक्त करना। भाष का अर्थ होता है अपने मन के विचारों को व्यक्त करना। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग? क्या मैं समझा पा रहा हूं? ठीक है, अब देखिए, वर्तमान में विश्व में कितनी भाषाएं बोली जाती? वर्तमान में विश्व में 7,000 भाषाएं बोली जाती हैं। ठीक है, वर्तमान में विश्व में 7,000 भाषाएं बोली जाती हैं। ठीक है, और जो आपकी हिंदी है, हिंदी तीसरी सबसे बड़ी बोले जाने वाली भाषा है। जो हम हिंदी की बात कर रहे हैं, या जो हमारे टॉपिक में जो हम पढ़ेंगे, वो तीसरी सबसे बड़ी भाषा है पूरे विश्व में बोले जाने वाली। ठीक है, जनगणना 2011 के अनुसार 121 भाषाएं प्रचलित हैं। ठीक है, जनगणना 2011 के अनुसार 121 भाषाएं प्रचलित हैं। इसमें एक टेक्निकल चीज आप जरूर लिखिएगा, ये पॉइंट, कि मुख्य भाषा या प्रचलित भाषा, या जो 121 भाषाएं प्रचलित हैं, इनको प्रचलन का दर्जा तभी दिया जाता है जब उसके बोलने वालों की संख्या 10,000 या 10,000 से ऊपर हो। ठीक है, उन्हीं भाषाओं को प्रचलन की मान्यता दी जाएगी। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं? आप इतना नोट कर सकते हैं। ठीक है, 10,000 से या 10,000 से ज्यादा हो। ठीक है, आप इसको नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। इसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा, इसमें एक चीज और ध्यान रखने वाली इस पॉइंट में, कि जो बंगाली है, बंगाली भाषा विश्व में बोली जाने वाली छठवीं सबसे ये बड़ी का मतलब ये होता है कि ये जनसंख्या द्वारा बोली जाती है। जैसे कि भारत में तीसरी हिंदी है, यानी तीसरी सबसे ज्यादा बोले जाने वाली हिंदी है। ठीक है, बंगाली है। इसको भी एक चीज ध्यान रखिएगा, ये भी एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अगला पार्ट है हमारा,
अब आ जाए भारत में सबसे ज्यादा बोले जाने वाले भाषा। ठीक है, भारत में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा कौन? इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा कि आपसे ऐसा पूछता क्यों है, एग्जामिनर के पूछने का क्या मतलब है, इस चीज से क्यों पूछता है आपसे? आपके दिमाग में प्रश्न आता होगा जरूर से। ये इसलिए पूछता है कि जो सिपाही है हमारा या जो हमारा कांस्टेबल, उसको पता है कि नहीं अपने कंट्री के लैंग्वेज के बारे में। ठीक है, वो अपने देश के जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी भाषाएं हैं, उनका उद्भव, विकास, उसके बारे में अवेयर है कि नहीं है। ये जो है एग्जामिनर के पूछने का उद्देश्य होता है। हमारा आयोग हमसे जानना चाहता है कि आपके पास अवेयरनेस है, आप एक्टिव हैं चीजों को लेके कि नहीं है। ठीक है, ये जो है पूछने का ये उद्देश्य होता है। ठीक है, तो आप उसी हिसाब से चीजों को जानिए, अपने दिमाग में रखिए और उसका जो है समय पर प्रयोग करिए। जैसे किसी भी देश से या फिर जो है आपके भारत के किसी भी प्रदेश से लोग आएंगे, आपसे मिलेंगे, तो जब आपके पास नॉलेज नहीं रहेगा, उस भाषा के बारे में जानकारी नहीं रहेगी, तो आप कम्युनिकेट कैसे कर पाओगे? ठीक है, ठीक है ना? ओके, ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में सबसे ज्यादा बोले जाने वाले भाषा, तो हमारी हिंदी सबसे ज्यादा जनसंख्या में बोली जाती है, दूसरे पे बंगाली, तीसरे पे मराठी और चौथे पे तेलुगु है। हिंदी हम लोग सबसे ज्यादा बोलते हैं, हमारे उत्तर भारत की विशेष बोली है, और हम बात भी इसी का कर रहे हैं। क्लास भी हमारा इसी का है, चैप्टर भी हमारा इसी का है। ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ हम सारी चीजें पढ़ते चलेंगे। ठीक है, अब इसमें एक प्रश्न हमेशा आता है कि ये चीज आप हमेशा पढ़िएगा कि 8वीं अनुसूची जो है, 8वीं ची ये पढ़िएगा, इसमें जो 22 भाषाएं हैं इसको हमेशा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, 8वीं अनुसूची की 22 भाषाएं, हमेशा उसको ध्यान में रखिएगा। आगे स्लाइड में वो भाषाएं मैंने लिख भी दी है आपको। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे हिंदी की यात्रा, या पहले देख लेते हैं हिंदी का नामकरण कैसे हुआ, किसने नामकरण किया। ठीक है, तो ये फारस के लोगों ने किया था। ठीक है, जो कि हमारे अफगानिस्तान से आप देखेंगे, तान से, छोटे गांव से भारत में प्रवेश करने के लिए एक दर्रा है, यहाँ कहते हैं खेवड़ दर्रा। कौन सा दर्रा? खेवड़ दर्रा। ठीक है, ये हमारा खेवड़ दर्रा है। खेवड़ दर्रा से जितने अफगानी थे, भारत में प्रवेश करने का यही रास्ता था। तो वहां पे खेवड़ दर्रा के पास एक सिंधु नदी है, आपको पता है या आपने तो पढ़ा होगा ज्योग्राफी में, सिंधु नदी। तो इनका जो है एक लहजा था, वो जो है स को ह बोलते थे। ठीक है, वो स को ह बोलते थे और ध को, उस स को ह बोलते थे। ठीक है, वो स को ह बोलते थे और ध को द बोलते थे। ठीक है, ये उनको बोलने का लहजा था। ठीक है, जैसे वो फिर क्या है कि सिंधु से वो हिंदू हो गया, हिंदू से हिंदी हो गया। ठीक है, ये इसकी प्रक्रिया है, ये अलग, इसके बहुत टॉपिक है, इसे विविधता में पढ़ सकते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन अभी इसको हम नहीं देखेंगे, अभी हम यही देखेंगे। ठीक है, तो इसको थोड़ा थोड़ा जान लीजिए। फारस के लोगों ने हिंदी का नामकरण किया था। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिए। कभी कभी पूछ देता है कि
हिंदी का नामकरण किन्होंने किया था? फारस, डच, अंग्रेज, ठीक है, ऐसे पूछ देते, ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा, फारस के लोगों ने हिंदी का नामकरण किया था, ठीक है। अब ये अगला पॉइंट, ये हिंदी की भाषा का विकास देखते हैं। संस्कृत को भारत हिंदी की आदि जननी कहा जाता है, ठीक है। ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, संस्कृत को हिंदी का आदि जननी कहा जाता है, ठीक है। ये संस्कृत है, ये हिंदी की आदि जननी है। संस्कृत से होकर ही यात्रा पूरी करते हुए हिंदी बना, ठीक है। अब देखिए, वैदिक संस्कृत से शुरुआत हुई और करीब 3500 से ज्यादा वर्षों की यात्रा करके 3500 से ज्यादा वर्षों की यात्रा करके वैदिक संस्कृत या संस्कृत से हिंदी, आधुनिक हिंदी बना, जो अब हम अपनी बोलचाल में प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब ये हिंदी का विकास क्रम हो गया, ठीक है। ये हिंदी का विकास क्रम देखते हैं, ये हिंदी का विकास क्रम हो गया। हिंदी का विकास क्रम हम देख लेते हैं, ठीक है। यहां से एक चीज और देख लेते हैं कि जो आर्य थे, आर्यों ने वेदों की रचना की। अच्छा, इसको अगले पॉइंट, इसी समय जब संस्कृत आया उसी समय वेद लिखे जाने लगे। पहला जो वेद लिखा गया वो ऋग्वेद लिखा गया, आर्यों ने उसको लिखा, ठीक है। ये सारे पॉइंट आप याद रखिएगा, ठीक है। अब ये आप देखेंगे, संस्कृत ने वैदिक संस्कृत का रूप लिया, ठीक है। संस्कृत ने वैदिक संस्कृत का रूप लिया, उसी समय ऋग्वेद लिखे गए, ठीक है। उसके बाद अपने लौकिक रूप पकड़ते हुए उसने यहां पर आया और वैदिक संस्कृत का रूप लिया। फिर पाली, ठीक है, उसका अगला पार्ट पाली बनी, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, अपभ्रंश, फिर अवहट्ट, फिर अवहट्ट, फिर प्राकृत हिंदी, मध्यकालीन हिंदी, ठीक है, मध्यकालीन हिंदी, फिर आधुनिक हिंदी, ठीक है। ये हमारी बोलचाल की भाषा है, जो हम लिखते पढ़ते हैं, इसी भाषा में हम लिखते पढ़ते हैं, ठीक है। जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, जो आप पढ़ रहे हो, जो आप लिख रहे हो, जो आप समझ रहे हो, ये हमारी आधुनिक हिंदी है, ठीक है। अब इसका देख लेते हैं कि करीब ये वैदिक संस्कृत 1000 वर्षों तक रही, ठीक है। इसके बाद पाली करीब 500 वर्षों तक, ठीक है। इसी समय जो पाली है, इसी समय गौतम बुद्ध जी ने अपना उपदेश दिया, ठीक है। गौतम बुद्ध जी ने ये उपदेश, ठीक है। पाली है, इसी समय गौतम बुद्ध जी ने अपना उपदेश दिया, ठीक है। ये वही काल है। फिर आती है प्राकृत। प्राकृत करीब 500 वर्षों तक, सबका ऐसे इतिहास, ऐसा नहीं है कि 500 वर्षों तक ही लेते हैं, बट एक दिनचर्या है या एक शेड्यूल है कि 500 वर्षों तक उसे माना जाता है, ठीक है। अब प्राकृत है, प्राकृत के समय जैन मुनि आए, ठीक है। प्राकृत भाषा में जैन मुनियों ने ही, ठीक है, समझ रहे हैं, प्राकृत भाषा में ही जैन मुनियों ने अपने ग्रंथ लिखे, ठीक है। और यहीं से प्रथम ईस्वी की स्टार्ट होती, प्रथम ईस्वी, ठीक है। अब अपभ्रंश, अपभ्रंश को हम ब्रीफली पढ़ेंगे।
अपभ्रंश को विपरीत पढ़ना है, इसको आगे देखेंगे, पहले उसके आगे की चीज देख लेते हैं। ठीक है, अपभ्रंश आ गया। उसके बाद अवहट्ट, अवहट्ट का काल होगा, अवहट्ट करीब 900 से 1100 अवहट्ट हो गया। फिर आ गया आपका अवहट्ट के ही समय यहाँ पे इसी काल में कीर्तिलता, कीर्ति पताका, अवहट्ट के ही समय में कीर्तिलता, कीर्ति पताका जैसे ग्रंथ लिखे गए। ठीक है, अब आते हैं अगली भाषा जो हमारी है, वो हमारी है प्राचीन हिंदी। इसे हम प्राचीन हिंदी है, ये प्राचीन हिंदी। ठीक है, प्राचीन है। ठीक है, इसका काल जो था वो 1100 से 1400 था। ठीक है, वो 1100 से 1400। ठीक है, इसका काल 1100 से 1400 था। ठीक है, उसके बाद आती है मध्यकालीन हिंदी। ये मध्यकालीन, ये 1400 से 1850। ठीक है, इसी समय काव्य आदि लिखे जाने लगे थे। ठीक है, इसी समय काव्य आदि लिखे जाने लगे थे। ठीक है, इसी समय मध्यकालीन हिंदी के ही समय 1400 से 1850 के बीच काव्य आदियों की रचना होना प्रारंभ हो गई थी। ठीक है, अब हमारी आधुनिक हिंदी, ये आधुनिक हिंदी जो है, आधुनिक हिंदी, ये हमारी बोलचाल की भाषा जो है, इसी समय लल्लू लाल जी ने अपना ग्रंथ लिखा था। ठीक है, इसी समय लल्लू लाल जी ने अपना ग्रंथ लिखा। ठीक है, इसी समय लल्लू लाल जी ने अपना ग्रंथ लिखा। ठीक है, रानी केतकी की कहानी इसी समय लिखी गई। ठीक है, ये वही काल है जब रानी केतकी की कहानी लिखी गई, प्रेम सागर लिखी गई, बहुत सारे ग्रंथ। अब तो आधुनिक हिंदी आ गया, तो इसका जो है काल शुरू हो। ठीक है, यहीं से हमारे सारे काव्य, यहीं से हमारी पढ़ाई लिखाई की भाषा, सारी चीजें यहीं से प्रारंभ हो गई, आधुनिक चीज। ठीक है, इतना हमने देख लिया। ये सिर्फ ओवरव्यू है, आप इसे नोट कर सकते हैं, इसे प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, आप इसे प्रिपेयर कर लीजिए, बट इसी में से क्वेश्चन आते हैं, कहीं से भी उठा के, कहीं से भी घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, अब अगला पार्ट देखते हैं। मैं आपको बताया था अपभ्रंश को हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपभ्रंश को। अपभ्रंश की 7 भेद होते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसके 7 भेद होते हैं। और एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है कि भोलानाथ तिवारी जी ने अपभ्रंश के 7 भेद बताए थे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में आने वाली क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है, सौरसेनी, मागधी, अर्धमगधी, महाराष्ट्री, ब्रांचड़। ठीक है, ब्रांचड़, पैसाची। ठीक है, पैसाची, खस या पहाड़ी। ठीक है, समझ रहे हैं? सौरसेनी, मागधी, अर्धमागधी, महाराष्ट्री, प्रांचड़, प्रांचड़, पैसाची,
पैसाची, खस या पहाड़ी। ठीक है, ये 7 भाषाएं हैं, आप इसे नोट कर सकते हैं। ठीक है, जो सौरसैनी है ये मथुरा के आसपास बोली जाती है, मागधी मगध के आसपास या बिहारी हिंदी, और अर्धमागधी मगध के आसपास के इलाकों में बोली जाती है। महाराष्ट्री महाराष्ट्र में, ब्राह्मण में सिंधी, पैसाची पंजाब के इलाकों में। ठीक है, खस या पहाड़ी पहाड़ी क्षेत्रों में। ठीक है, ये जो खस है ये सौरसैनी से प्रभावित है। ठीक है, ये खस सौरसैनी से प्रभावित है। ठीक है, यहां देख लिया, पहला सौरसैनी मथुरा के आसपास, दूसरा मागधी मगध या बिहारी हिंदी। ठीक है, अर्धमागधी मगध के आसपास, महाराष्ट्र के में, ब्राह्मण सिंधी भाषा है, पैसाची पंजाब के इलाकों में, खस या पहाड़ी या तराई क्षेत्रों में। तराई क्षेत्रों में। ठीक है, मैं एक बार वो हिंदी का जो कालक्रम है उसको लिख देता हूं, आप उसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये वैदिक संस्कृत, उसके बाद वैदिक संस्कृत, लिखते जाइएगा, फिर पाली, फिर प्राकृत। ठीक है, फिर अपभ्रंश, अवहट्ट। ठीक है, अपभ्रंश, फिर अवहट्ट, फिर प्राचीन हिंदी, फिर उसके बाद मध्यकालीन हिंदी, फिर आधुनिक। ठीक है, फिर आधुनिक हिंदी। ये आप लिख लीजिएगा, एग्जाम में इसको बहुत ज्यादा पूछा जाता है, कहीं से भी पूछ लेंगे, एक शब्द मिस कर देंगे उसके सीरियल को पूछ लेंगे, तो इसको आप अच्छे से लिख के इसका नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, आप समझ रहे हैं मेरी बात को? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, 8वीं अनुसूची में मैंने आपको बताया था कि 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाएं, भाषा जो है आसमी, बांग्ला, बोडो, डोंगरी, अंग्रेजी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़ीसा, पंजाबी, राजस्थानी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। ठीक है, समझ रहे हैं आप मेरी बात को? ये जो 22 भाषाएं हैं इन्हें आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, अब हम बात करेंगे, याद क्या कर रहे हैं? ठीक है, ये हमारी अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं में हिंदी है हमारी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रखिएगा। पूछ कुछ भी सकता है, किसी भी भाषा के बारे में पूछ सकता है। ठीक है, इसमें 4 दे देगा। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन मैं बना देता हूं अभी आप एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, एक एग्जाम्पल के लिए मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूं, जैसे कि ये दे देगा। ठीक है, निम्न में कौन सी भाषा 8वीं सूची में है? ठीक है, तो यहाँ ए दे देगा राजस्थानी। ठीक है, बी रहेगा हिंदी, सी हो जाएगा, डी हो जाएगा, फिर ठीक है,
इसमें से कौन सा नहीं है? ठीक है, तो अगर आप इसको जानते रहेंगे तो ये सारी तो हैं, ये नहीं है। ठीक है, यहां से ऐसे इसको लेके चलना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए, इसको याद कर लीजिए, ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सारी चीजें एग्जाम में आती हैं। अब जो है हिंदी की प्रमुख बोलियां और उनके क्षेत्र। खड़ी बोली बिजनौर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद। ठीक है, याद रखिए, मेरठ, रामपुर। ब्रजभाषा ये खड़ी बोली है। खड़ी बोली बिजनौर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, मेरठ और रामपुर में बोली जाती है। ब्रजभाषा मथुरा, मैनपुरी, हाथरस, बदायूं और बरेली में बोली जाती है। हरियाणवी दिल्ली के आसपास और हरियाणा में बोली जाती है। बुंदेली झांसी, जालौन, महोबा, हरिपुर, हमीरपुर में बोली जाती है। ठीक है, कनौजी बोली कानपुर, इटावा, हरदोई एवं पीलीभीत। ठीक है, ये सारी चीजें आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए आप। खड़ी बोली, ब्रजभाषा, हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए। ओके, अब अवधी बोली लखनऊ, बाराबंकी, अयोध्या, प्रयागराज, इसको याद रखिएगा। ठीक है, समझ रहे हैं आप मेरी बात को? फिर बघेली, रीवा, सतना आदि में बोली जाती है। यह इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, बट इसको पढ़ लेते हैं। छत्तीसगढ़ी आपको पता है छत्तीसगढ़ में बोली जाती है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन जानना चाहिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट भले नहीं लेकिन चीजों को जानना चाहिए, कहीं से भी पूछ सकता है एग्जामिनर, क्योंकि क्वेश्चन का ट्रेंड बदलता जा रहा है। अगर आप पिछले प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के देखिए तो ट्रेंड धीरे धीरे चेंज होता जाता है। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात को? जैसे प्रश्न पूछ लिया था गोवा में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो बहुत सारे अलग लोग, इसका उत्तर कोंकणी है। ठीक है, अब देखिए कुछ देख लेते हैं इसके जो संविधान में वर्णित अनुच्छेद हैं, जो हमारी भाषा हिंदी भाषा को अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, अनुच्छेद 343 में कहा गया है कि भारत संघ की भाषा देवनागरी लिपि में हिंदी होगी। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। अनुच्छेद 343 का ए, हिंदी को भारत की संघ की देवनागरी भाषा में वर्णित किया गया है। ठीक है, ठीक है। 15 अच्छा 343(2) में कहा गया 15 वर्ष तक अंग्रेजी सरकारी के कार्यों में प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, 344 राजभाषा के आयोग के लिए है, अनुबंध करता है। ठीक है, राजभाषा आयोग के लिए ठीक है, नियम बनाता है। ये तीन चीजें हैं, आप इसको ध्यान में रखिएगा, ये सिर्फ ध्यान में रखने के लिए है। ठीक है, ठीक है, ये 5 उपभाषाएं हैं, इनको याद रखिएगा। पश्चिमी, पूर्वी, बिहारी, पहाड़ी, राजस्थानी। ठीक है, ये ओवरव्यूज है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट ध्यान में रखना है इसको। आ सकता है कहीं से भी किसी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, इसीलिए हर क्वेश्चन के लिए, हर चुनौती के लिए आप प्रिपेयर रहेंगे। ठीक है, कहीं भी एक सब्जेक्ट में एक पार्ट में आप जो है लापरवाही कर दिए तो हो सकता है वही क्वेश्चन आ जाए, फिर वहीं से हमको प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगेंगी। ठीक है, तो कहीं से भी अपने आप को वीक नहीं रखना है, अपनी स्ट्रेटजी मेंटेन करके चलनी है, एकदम फुल कॉन्फिडेंस में रहना है, और इस बार आपको सिपाही बनना ही बनना है। ओके, ठीक है, आप समझ रहे हैं मेरी बात को? अब अगला एक कुछ देख लेते हैं आपको। ठीक है, हिंदी में कुछ चीजें आपको याद रखनी है, मैं अलग से नोट करा देता हूँ। ठीक है, मैं उसको अलग से नोट करा देता हूँ। हमेशा भाषा जो है, भाषा परिवर्तन
परिवर्तनशील होती है। भाषा जो है वो परिवर्तनशील होती, ठीक है। भाषा परिवर्तनशील होती, हमेशा जटिल से सरल की ओर, जटिल से सरल की ओर भाषा परिवर्तनशील होती है, वह हमेशा जटिल से सरलता की ओर बहती जाती, ठीक है। इसमें कुछ चीजें आप और याद रखिएगा, ठीक है। और बाकी चीजें तो आपकी सारी हो गई आज तक की, बहुत सारी चीजें इसमें हैं जो भी हम पढ़ा सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, बट जो आपके लिए इम्पोर्टेंट था वो हमने छांट के उसको शॉर्ट में बना के आपके लिए हम प्रेजेंट किए हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे और आपका जो दूसरा पार्ट है व्याकरण वाला पार्ट, उसको हम ब्रीफली तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। अभी आपके लिए इतना ही है, और आप इसको बार बार रिवाइज करिए, अच्छे से पढ़िए, ठीक है। जो भी प्रश्न है बार बार प्रैक्टिस करिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, ठीक है। तो आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आप परफेक्ट बनोगे, उतना आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे, ठीक है। तो आप बार बार प्रैक्टिस करिए, खुद को एकदम मोटिवेटेड रखिए, इस बार सिपाही बनना ही बनना है। ओके, थैंक यू।